फर्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या पूछ रहा है कि दो बिंदु आपको दिए हुए हैं और एक अक्ष पर एक बिंदु है। तो एक अक्ष पर मैं माना कि वो बिंदु यहाँ पे Q है जो कि दोनों से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब तुम लोग को समझ में आया? समदूरस्थ का मतलब हुआ कि ये दोनों बिंदु जो आप लोग मिलाओगे ऐसे करके, ये बिंदु और ये बिंदु से दोनों को जब मिलाओगे रेखा को, तो ए क्यू इजिकल टू क्यू बी हो जाएगा। ए क्यू इजिकल टू क्यू बी हो जाएगा क्योंकि समदूरस्थ है। और क्यू जो देखो एक्स अक्ष का बिंदु है, तो एक्स अक्ष का बिंदु कौन से फॉर्म में होता है बच्चों? तो उसका वाई निर्देशांक जीरो होता है। तो एक्स निर्देशांक को एक्स मान लीजिए और वाई निर्देशांक तो जीरो होता ही होता है, तो ये जीरो रहेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्म होगा समझ में आ गया? एक्स कोमा जीरो होगा। तो यहाँ पे कैसे लिखना है सॉल्यूशन देखिए, ये याद रखिएगा कि एक्स अक्ष पर एक्स वाई निर्देशांक जीरो होता है और वाई निर्देशांक पर एक्स निर्देशांक जीरो होता है। यहाँ पे एक्स अक्ष बोला है तो वाई निर्देशांक जीरो मानना है। पहला क्वेश्चन आप देखिए कैसे बनाना है, लिखिएगा चूंकि एक्स अक्ष पर, ठीक है, एक्स अक्ष पर स्थित, जैसे मैं बोल रहा हूँ बच्चों एग्जाम में एकदम वैसे ही लिखना है, स्थित कोई भी बिंदु, एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु है ना, एक्स कोमा जीरो के रूप का होता है, के रूप में होता है। थोड़ा सा राइटिंग को आप लोग देखिएगा बच्चों, होता है ना। तो उसके बाद क्या लिखना है, इसलिए माना Q, जिसका कि निर्देशांक Q कोमा जीरो हम लोग मान रहे हैं, है ना, वह बिंदु है जो A और B से समदूरस्थ है। A और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समझ में आया क्या होगा? समान दूरी पे है, समान दूरी पर है। ठीक है बच्चों, तो ये लाइन अपने से लिखना है। उसके बाद सीधे फॉर्मूला लगाना है, अर्थात इसका इतना कहने का मतलब मेरा क्या हुआ, ए क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, यही हुआ मेरा कहने का मतलब। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। दूरी सूत्र फॉर्मूला लगाने पर, दूरी सूत्र वाला फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे बाबू। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र का फॉर्मूला आप लोग सभी को पता है कि d इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग दोनों के बीच में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, पहले ये दोनों बिंदु के लिए देखो, ये दोनों के लिए देखो, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो ऐसे लिखेंगे, है ना, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस 5 माइनस जीरो का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5 माइनस जीरो का स्क्वायर। और इक्वल टू में इधर अब ये साइड वाला लगाएंगे बच्चों, तो क्या हो जाएगा -2 माइनस एक्स का स्क्वायर, -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 माइनस जीरो का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 9 माइनस जीरो का स्क्वायर। ठीक है, दूरी सूत्र लगा दिए बच्चों, दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर करना, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो देखो बच्चों, दोनों तरफ जब वर्ग करोगे तो ये दोनों का स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना आप लोग, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए सीधे मैं खोल दे रहा हूँ, 2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा इधर। और ये देखो बच्चों -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब ये चीज़ें बार बार मैं नहीं खोल के बताऊँ, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बराबर ये -2 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये बच्चों देखो लेंदी क्वेश्चन तो 2 नंबर में नहीं देना चाहिए, 3 नंबर में देना चाहिए था, और 9 9 81 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर से इसको खोल दीजिए, तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब 2 दूना 4, b स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2ab -2a में 2 है और फिर -x है, -2ab हो गया। ठीक है, सॉरी b में आपका x ही होगा, -2ab। ठीक है, बराबर देखिए इधर 25 है, 25 लिखिए प्लस में 25, ये 25 का जस का तस लिखाएगा। अब ये देखो इसको भी a माइनस बी का होल स्क्वायर में लिखेंगे, लेकिन a को -2 मानेंगे, a को -2 मानेंगे। तो माइनस a पहले क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर तो x ही माने हैं, -2ab, तो -2a को -2 माने हैं, -2ab। ठीक है, और प्लस 81, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो कैलकुलेशन सिर्फ आपको करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ से तुम लोग ये समझ रहे हो कि एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखो 4 और ये -4x हो जाएगा, -4x, ये 25 है इधर। ठीक है, ये किधर का हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा बच्चों, ये -2 क्या हो जाएगा, +4x हो जाएगा बच्चों, और ये +81 रह जाएगा। ठीक है, ध्यान से तुम लोग ये सब कैलकुलेशन कर लेना। अब देखो यहाँ पे सभी एक्स वाला टर्म को एक साइड कर दो, ये उधर जाएगा, ये 81 इधर जाएगा, ये 4 इधर आएगा, तो देखो हो जाएगा 4 + 25, ध्यान से समझना, ये 4 उधर जाके -4 और ये 81 उधर जाके -81, और ये इधर
सभी चीज़ें ले आया मैं, 1 2 3 4, बिना एक्स वाले टर्म 4 थे, यहाँ चारों हो गए। ये 4x इधर आ जाएगा और ये 4x जो इधर माइनस का उधर जाके प्लस 4x हो जाएगा बच्चों। ये देखना ध्यान से कि ये 4 और ये -4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 81 में 25 जाएगा, ये माइनस में बच्चों, तो माइनस में तुम घटा के देखोगे तो कितना आएगा, -56 आएगा और इधर 8x आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ से निकालोगे तो x कितना निकल जाएगा बच्चों, माइनस का 56/8। अब डिवाइड करो, 8 7 56 -7 आता है आपको आंसर बच्चों। ठीक है, -7। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया बच्चों कि x इक्वल टू कितना आया, -7। तो ठीक है, अतः उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, अतः यहाँ लिख दीजिए वो बिंदु, अतः वह बिंदु क्या होगा बच्चों, -7, यहाँ पे q मैंने माना था तो यहाँ q लिख दीजिए, q -7, 0 होगा। बस इतना ही लिखना है बच्चों और आपका आंसर हो जाएगा तैयार। ये 3 नंबर के क्वेश्चन के लायक था, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर में दे दिया है तो बनाना पड़ेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, आप लोग को कोसे का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप लोग को पता होगा कि एक साइने का पूछ रहा है, तो कोसे का वैल्यू तो b/h दिया हुआ है, तो p हमको पता लगाना ही पड़ेगा, तो तीनों भुजा हमको लगाना ही पड़ेगा पता। तो जो 2 भुजा दिया हुआ है तो एक भुजा पता लगाना पड़ता है, ये आप लोग को पता है। तो देखिए जो दिया हुआ पहले लिखिए, दिया है, ठीक है, जो दिया हुआ बच्चों एकदम लिखिए, एकदम जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही लिखते जाइएगा परीक्षा में। तो कोस ए का वैल्यू आप लोग को क्या होता है, पता होगा कि b/h होता है, b होता है ये, ठीक है, ये b होता है, ये याद रखिए, ये h होता है और ये p होता है। ठीक है, तो आपको p पता लगाना है बच्चों और ये आपको दे दिया है, तो b क्या है, ab, तो यहाँ लिखेंगे ab और डिवाइड बाई h का वैल्यू दिया हुआ है ac, और ये आप लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात कितना दिया बच्चों, 8/15 दिया हुआ है, 8/15। तो आप लोग याद कीजिए कि हम लोग, मैंने मानता हूँ इसको 8 के मान लेता हूँ ए बी को और ए सी को 15 के। पिछला वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे, बार बार एक ही चीज़ अब नहीं बताऊँगा। तो माना क्या लिखिएगा, ए बी इज इक्वल टू 8 के तथा ए सी इज इक्वल टू 15 के। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा बच्चों। तो डायरेक्ट लिखिए समकोण त्रिभुज में, क्योंकि 2 नंबर का है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, सीधा आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, देखिए ये ए सी स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, है ना। ये पाइथागोरस प्रमेय से लिख रहा हूँ बच्चों। तो हमको ए सी तो पता है बच्चों कितना है, ए सी आपको भी मैंने बताया 15 के है, यहाँ पे 15 के का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ए बी का वैल्यू आप लोग को 8 के माने हैं बच्चों, तो 8 के स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी का स्क्वायर हम लोग को बी सी का पता लगाना है बच्चों। अब यहाँ से देखो बच्चों, 15 15 है 225 के स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और ये 88 64 के स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से समझना सभी चीज़ें, बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, क्योंकि हर सेट में ये दिख रहा है हमको। तो ये इधर जाके घट जाएगा बच्चों, तो 225 में 64 घटता है तो कितना आता है बच्चों, आपका आता है 161। देखिए 5 में 4 गया 1 आएगा, 2 में 12 में 6 गया 6 जाएगा 1, तो 161 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अब आप लोग को पता होगा कि रूट अंडर लेना पड़ेगा, तो यहाँ से बी सी बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, √161 के। ये आपका बी सी आ गया बच्चों। ठीक है, तो बी सी आपको कितना आ गया, √161 के। ठीक है, अब यहाँ से देखिए बच्चों, हमको साइन ए का फॉर्मूला लिखना है। तो ये आपका यहाँ पे समझ लीजिए कि ये बी पी आ गया है, तो पी आ गया, तब हमको साइन ए का फॉर्मूला लिखना है। तो लिखिएगा, अतः जो क्वेश्चन पूछ रहा है अब हमको उसका आंसर देना है। अतः साइन ए बराबर p/h होता है बच्चों, p/h। ठीक है, जो कि हो जाएगा देखो p/h। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी सी डिवाइड बाई ए सी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, अभी निकालें, बी सी कितना है, √161, और वो कितना है बच्चों, ए सी कितना है, ए सी कितना था बच्चों, अभी देखिए 15 था, तो 15 यहाँ लिखेंगे। के लिखने का यहाँ जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि के कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक और क्या था बच्चों, सेके, तो सेके का फॉर्मूला यहाँ लिख देंगे। 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था सेके का, तो सेके होता है बच्चों h/b। ठीक है, कोसे का उल्टा होता है बच्चों, कोसे का उल्टा, तो हो जाएगा ए सी बटे आपका हो जाएगा ए बी। ठीक है, और ए सी अभी हम लोग बताया, पता 15 दिया हुआ था, और ए बी हम लोग को दिया हुआ था, इसका तो निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ा, आप बाकी का पिछला ही वैल्यू से निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों, 3rd नंबर क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिया हुआ है, लेकिन आसानी है। आप लोग अगर ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज याद है, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात, तो बहुत ही आसान होगा। देखो बच्चों, 10a + b = √3 दिया हुआ है, 10a - b = 1/√3 दिया है। √3 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1060, और ये होता है 1030। तो याद रखिए, ये 1060 से बराबर हो जाएगा, तो a + b = 60 हो जाएगा, और a - b = 30 हो जाएगा। तो ये आसान क्वेश्चन है, कैसे बढ़ना है चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, तो जैसे कैसे बनाना है देखिए, एकदम अच्छे से बनाओगे तभी अच्छा नंबर मिलेगा बच्चों। सभी चीज़ें साफ से काम किया करो, गंदे से काम करोगे तो कॉपी चेकर को देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे लिखिए, दिया है, ये मैं साइड में ऐसे ही समझा रहा था। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या दिया है बच्चों, tan, ठीक है, a + b = √3 दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब हम इसको tan में बदल लेते हैं, लेकिन आपको साथ में ये भी दिया है बच्चों, तथा ये भी लिखिएगा, ये वाला लाइन भी इंपॉर्टेंट है, 0 डिग्री से बड़ा है a + b,
लेकिन बच्चों छोटा है किससे, 90 डिग्री से। ये आप लोग को लिखना है, तो इसलिए डायरेक्ट लिखिएगा, फॉर्मूला यूज करिएगा, tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 क्या हो जाएगा बच्चों, tan 60 डिग्री हो जाएगा। अभी मैंने बताया tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। अब यहाँ से देखो बच्चों, सीधा तुम देख सकते हो कि ये दोनों आप लोग का एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात है, तो इसका कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका पहला समीकरण बन जाएगा बच्चों। इसको पहला समीकरण ऐसे करके मान लेना है तुम लोग को। अब चलिए सेकेंड वाला पे चलते हैं बच्चों। तथा एक और जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं, tan a माइनस बी बराबर कितना दिया है बच्चों, 1/√3 दिया हुआ है ना। अब चलिए इसको क्या करेंगे, हम फिर वही चीज़ लिखेंगे जो लाइन में दिया हुआ है। तथा क्या दिया हुआ है, 0 डिग्री से बड़ा है a माइनस बी, लेकिन छोटा है 90 डिग्री से। और साथ में ये भी दिया हुआ है कि a b से बड़ा है। ये लाइन लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ से क्या आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे tan a माइनस बी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री के इक्वल है ना 1/√3। तो यहाँ से देखो बच्चों अगला लाइन मेरा क्या हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू, बस इतना ही तक खेल था बच्चों 30 डिग्री, क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात सेम है, tan है tan है इधर, तो ये और ये बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा समीकरण 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को तुलना करेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग को सेम ही चीज़ है। आप लोग को फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि tan और tan है, तो ये a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से हम लोग लिखेंगे बच्चों, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो लिखिए समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री ये वाला दिया था, और इसको लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे दोनों को जोड़ोगे तो ये b कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों। ये 2a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 90 डिग्री। यहीं आगे बढ़ाओ तो a कितना आगे बच्चों, 90 को हाफ से 2 से भाग दोगे तो 45 डिग्री आपका आ जाएगा। ठीक है, अब a का 45 डिग्री मिल गया बच्चों, तो इसका a का वैल्यू किस में रख देंगे हम, चलिए बी सेकेंड वाला में ही रख देते हैं, आसानी से बन जाएगा। तो लिखेंगे, किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पे आगे जाएगा, और माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आप लोग को पता है बच्चों ये b इधर जाएगा, ये 45 में इधर घट जाएगा, तो 45 में ये इधर घट, ये 30 इधर जाके घटेगा, सॉरी, और ये b इधर चल जाएगा, तो 45 में 30 घटेगा तो 15 बचेगा। तो b इज इक्वल टू 15 डिग्री आप लोग का आ गया बच्चों। तो दोनों ब्रैकेट में देखिए a का भी वैल्यू मैंने निकाल दिया है और b का भी वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। ये ध्यान रखिए b इधर से इधर जाएगा और ये 30 इधर आएगा, तो b बराबर 45 में 30 जाएगा तो 15 डिग्री बचेगा। तो b का भी वैल्यू निकल गया, a का भी। यही आप लोग को क्वेश्चन पूछ रहा था 2 नंबर वाला क्वेश्चन में, लेकिन 3-3 नंबर वाला दे दिया, तो अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चों, माध्य माध्यिका दिया और बहुलक पूछ रहा है, तो आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, चूंकि बहुलक का फॉर्मूला डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक है, क्या होता है बच्चों, बहुलक इज इक्वल टू 3 माध्यिका -2 माध्य। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, -2 माध्य। ठीक है, तो हम सीधे फॉर्मूला पे पुट कर देते हैं। 3 इंटू माध्यिका कितना दिया बच्चों, 50 दिया हुआ है, यहाँ पे 50 बैठा देंगे, -2 इंटू, फिर हम यहाँ पे इंटू जाएगा, माध्य कितना दिया बच्चों, 60 दिया हुआ है, ऐसे हो जाएगा। तो देखो बच्चों 15 × 150 हो जाएगा बच्चों, और इधर 60 दूना 120 हो जाएगा, तो आपका कितना आ गया बच्चों, 30 हो गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, अतः बहुलक बराबर 30 होगा, अतः बहुलक 30 होगा। तो ये क्वेश्चन आसान था बच्चों, ये 2 नंबर लाइक ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों क्या पूछ रहा है। 5th नंबर क्वेश्चन में आप लोग को बोल रहा है कि पीई दिया हुआ है, पीई का वैल्यू कितना दिया बच्चों, 0.05, और आप लोग को पी में मतलब ई नहीं की प्रायिकता पूछ रहा है बच्चों, ई नहीं की प्रायिकता। ठीक है, ये क्या होगा, तो आप लोग सभी को पता होना चाहिए बच्चों कि कोई भी चीज़ की वस्तु की होने की प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता इक्वल टू 1 होता है। देखो एक पेन है, समझ से ध्यान से सुनो, जिसको दाएं साइड गिरने की प्रायिकता और बाएं साइड गिरने की प्रायिकता अगर दोनों जोड़ दोगे तो एक ही होगा। कोई भी चीज़ की प्रायिकता अगर पूछ दे होने की और नहीं होने की तो एक ही होता है, जोड़ के ये याद रखिएगा। तो लिखिएगा चूंकि पी ई प्लस पी ई नहीं, मतलब कि पी के होने, ई के होने की प्रायिकता और ई के नहीं होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 होता है। ये छोड़िए, ये सबको नहीं लिखना है, ये इज इक्वल टू 1 होता है। इसलिए अब सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, 0.05, और पी ई नहीं का हमको निकालना है, तो पी ई नहीं यहाँ पर रहने देंगे। और आप लोगों को पता होगा कि ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, जाकर घट जाएगा उधर बच्चों, तो पी प्रोबेबिलिटी मतलब कि प्रायिकता ई नहीं की क्या हो जाएगी, प्रायिकता ई नहीं की 1 - 0.05
इसको घटाओगे बच्चों, पॉइंट वाला घटाओ में बहुत कोई गलती करते हो, करना नहीं बच्चों, घर मतलब कि एग्जाम में नहीं तो दिक्कत होगा, आसान क्वेश्चन 2 नंबर से चूक जाओगे। कितना होगा इसको 0.95। अगर घटाना हो तो ऐसे घटाइएगा, देखो घटाने पे मैं सिखा देता हूँ, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। तो 1.00 इसको 1.00 मानोगे और इसको 0.05 मानोगे। तो देखो बच्चों ये तो घट नहीं रहा है, तो ये इधर से देगा, देखो तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में 5 जगह 5, और यहाँ पे देखो ये इसको जब दिया था बच्चों तो यहाँ 9 बच जाएगा, तो 9 रह जाएगा, और ये इसको दे दिया था तो 0। ठीक है, कैसे घटाए मैं फिर से देख लो, एक इधर गया तो ये 10 में 5 गया 5, ये 9 बच गया था तो 9 में 0 गया 9, और ये इसको दे दिया था तो यहाँ 0 का 0 ही रह जाएगा। तो ऐसे आपको घटाना है, घटाने में गलती मत कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। 6 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों, शंकु में तुम्हें आर दे दिया गया है, मतलब त्रिज्या दिया हुआ है और हाइट मतलब ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो त्रिज्या और ऊंचाई दिया हुआ है तो उसका आयतन पूछ रहा है। फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों, जो दिया पहले लिख लेते हैं। शंकु में क्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है तो लिखेंगे त्रिज्या, और त्रिज्या को आर से दिखाते हैं तो आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है बच्चों 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर लिखना है कि ऊंचाई भी दिया हुआ है तो ऊंचाई लिखेंगे, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में वैसे ही लिखना। ऊंचाई एच कितना दिया हुआ है बच्चों, आप लोग को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो उसको भी हम लिख लिए। अब हम लोग इसका आयतन का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या होता है बच्चों, लिखेंगे शंकु का आयतन का फॉर्मूला, शंकु ठीक है का आयतन, ठीक है आयतन क्या होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद रखिएगा ये फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और पाई का वैल्यू आप लोगों को बच्चों 3.14 नहीं लेना है, क्योंकि लेने नहीं बोला गया तो हम लोग 22/7 ही लेंगे। दोनों तरीके से मैं बना देता हूँ, दोनों में देखिएगा आंसर अलग आएगा। चलिए हम यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, और इधर पाई का वैल्यू 22/7 ले लेते हैं। ध्यान रखना बच्चों, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर नहीं दिया हो पाई का वैल्यू तो यही लेना है, और अगर बोल दिया हो कि 3.14 लेना है तभी ये लेना है, अगर यहाँ पे नहीं बोला है तो यही वाला लेंगे हम। ठीक है, यही वाला आंसर सही होगा। तो क्या लिखेंगे 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 लिए हैं बच्चों, 22/7 पाई आर, 1/3 पाई आर का वैल्यू कितना आर स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, और एच का वैल्यू कितना 8 तो 8 लिख देंगे। और इधर अगर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू 3.14 लेना पड़ेगा, अगर ये दिया हुआ रहता तब आर स्क्वायर का वैल्यू 6 स्क्वायर और इंटू 8। आप लोग को याद रखना यही बनाना, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ अगर नहीं दिया हो तो। अब चलिए हम लोग गुना करेंगे तो बच्चों तो क्या हो जाएगा, देखिए 22 और ये 6 छक 36 तो हो जाएगा 22 गुने 36 गुने 8 और डिवाइड बाई 3 × 7। ये 3 से देखो कट जाएगा, 3 1 3 3 2 6, क्या हो जाएगा बच्चों 22 × 12 96/7। ये आपको भाग देना पड़ेगा और ये निकल जाएगा। और इधर देखो बच्चों क्या हो जाएगा कि 3.14 गुने 6 छक 36 और 8, 36 गुने 8, और ये पूरा को 3 से डिवाइड करना होगा। इसको अगर तुम दोगे बच्चों डिवाइड करके निकालोगे, ये ऊपर वाला गुना करके करोगे तो कितना आ जाएगा, सभी चीज़ें मैं गुना करके बता दे रहा हूँ कि आपका आ जाएगा इधर पूरा, अगर ये 3 से देखो कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 × 36 तो हो जाएगा 96 गुने 3.14, और ये दोनों गुना करोगे 96 को 3.14 से तो आ जाएगा 301.44 सेंटीमीटर क्यूब। याद रखिए सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि आयतन है। और इधर देखो बच्चों 96 को जब तुम 22 से गुना करोगे तो गुना करके भी देख सकते हो, 96 को 22 से गुना करना है तो कितना हो जाएगा बच्चों 6 दूनी 12 के 2 हाथ में 1, 9 दूनी 18 1 19, 192 मतलब 2 9 2 11 के 1 हाथ में 1, 9 10 11 के 1 हाथ में 1 1 2, कितना आएगा बच्चों 11 22 12, और 7 से डिवाइड दोगे तो कितना बचेगा, देखो 7 या 21, 3 से जाएगा फिर 0, फिर 7 एकम 7, 5 बच गया है ना, 5 बच गया तो 5 और फिर 0, 7 7 49 जाएगा बच्चों और 1। तो देखो बच्चों ये इतना आएगा, कितना आ रहा है 301.71 सेंटीमीटर क्यूब। तो ध्यान से तुम देखो, दोनों का अलग मान लेके बनाओगे तो थोड़ा सा अंतर आता है लास्ट को 2 डिजिट में, तो इतना ही में हो सकता है कि आप लोग को थोड़ा सा अजीब लगे। अगर आंसर नहीं कुछ लेने बोला है तो 22/7 ही लेके बनाना, और इसका आंसर ये आएगा। तो देखो बच्चों मैंने सॉल्यूशन कर दिया, आप चाहो तो देखो देख सकते हो बढ़िया से, मैंने फिर से पूरा दिखा दिया, ऐसे करके आपको एग्जाम में बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों ये क्वेश्चन में हमको राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करना कि बराबर होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, ये हमको सिद्ध करना है। तो ध्यान देखिए बच्चों, उसको हमको 1 लाना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो देखो LHS में 1 कैसे लेंगे, 1045 डिग्री का वैल्यू आप लोगों को पता होगा कि 1 होता है, तो ये 1 होता है, तो ये और ये अगर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 1 का 1 ही रह जाएगा। तो देखो ध्यान से देखो बच्चों कि हम 1048 डिग्री को 90 माइनस थीटा में लेकर लिखेंगे तो 90 में 48 घटाओगे तो 42 ही आएगा। देखो ये दोनों जोड़ोगे तो 90 आ रहा है, देखो 8 2 10 के 0 हाथ में 1 4 4 8 और 1 9, तो ये दोनों जोड़ के 90 आ रहा है। तो इसको कॉट 42 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस 42 डिग्री के रूप में। तो इसको कॉट में लिखेंगे और ये 10 में, तो ये 10 और कॉट में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 10। चलो देखो कैसे निकालते हैं। तो लिखना है बच्चों ये RHS में, तो हम लोग पहले RHS को ही आगे बढ़ाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया तो लेफ्ट हैंड साइड को ही आगे बढ़ाएंगे। तो LHS में क्या दिया हुआ उसको लिख लीजिए, क्या दिया हुआ क्वेश्चन ही उतार देना है। 1048 डिग्री, 1045 डिग्री और फिर दिया है 1042 डिग्री, 10
42 डिग्री। अब ध्यान से देखना बच्चों, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखो, इसको क्या लिखेंगे, tan 90 माइनस 42 डिग्री। ध्यान से देखो, 90 में 42 घटाओगे तो 48 ही आएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा बच्चों, tan 45 डिग्री 1 हो जाएगा। tan 42 डिग्री को tan 42 डिग्री ही रहने देंगे बच्चों। अब ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, ये tan वाला क्या हो जाएगा बच्चों, cot 42 डिग्री हो जाएगा। ध्यान से देखो, या मैंने बताया था tan 90 माइनस थीटा cot थीटा इंटू 1 इंटू क्या रह जाएगा बच्चों, tan 42 डिग्री, ठीक है। ये क्वेश्चन अब बार बार एक ही चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन करने से अच्छा नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा, या का साइन नहीं आएगा। तो ये देखो बच्चों 1/tan 42 डिग्री लिख सकते हैं, है ना। कोट और tan को 1/2 में लिख सकते हैं, आप लोग को सभी पता ही होगा, tan और कोट में उस तरह से लिख सकते हैं। तो ये दोनों देखो बच्चों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1 ही रह जाएगा। ये आपका क्या है बच्चों, RHS के बराबर है बच्चों। अतः हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है बच्चों, राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए 8th नंबर क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, क्या दिया है, एक वृत्त दिया हुआ है और AB उसका व्यास दिया हुआ है। AB वृत्त का व्यास देखो दिया हुआ है, और एक आप लोग को निर्देशांक नहीं पता है बच्चों, केंद्र का दे दिया है। देखो केंद्र का दिया हुआ है निर्देशांक 2, -3 और B का भी निर्देशांक दिया है 1, 4 और आप लोग को A का निर्देशांक पता करना है। तो आप लोग सभी को पता होगा बच्चों कि जो केंद्र होता है वृत्त का वो दोनों मतलब कि बीच में होता है, व्यास के बीच में होता है। तो AB के बीचों बीच होगा, तो OA = OB हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। और आप लोग को पता होगा मध्य बिंदु का फॉर्मूला कैसे यूज होता है, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। ये वाला फॉर्मूला आप लोग को पता होगा मध्य बिंदु वाला। कैसे निकालते हैं, x1 + x2/2 और एक होता है y1 + y2/2। तो ये x + 1/2 = 2 हो जाएगा। देखो अब कैसे बनाएंगे हम, ठीक है। चूंकि इसका केंद्र का निर्देशांक दिया है, अब आगे लिखना है। चूंकि O AB का मध्य बिंदु है, क्यों मध्य बिंदु मैंने बता दिया, AB का मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है। जो मैं बोल रहा हूँ वैसे लिखना है आपको बच्चों, मध्य बिंदु है ना। उसके बाद लिखना है, इसलिए क्या हो जाएगा, OA = OB हो जाएगा बच्चों, है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि A का निर्देशांक XY है, ये हमको दिया हुआ नहीं था बच्चों, तो क्या लिखिएगा, माना ये आपको अपने से मानना ही पड़ेगा, क्योंकि XY के फॉर्म में ही रहेगा ना निर्देशांक। तो माना A का निर्देशांक x, y है, ये आप लोग को दिया हुआ नहीं था, मान लिए हैं, ठीक है। ये आप लोग को पता करना है, ठीक है। तो लिखेंगे सीधे, क्या लिखेंगे बच्चों, तब मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु का सूत्र डायरेक्ट यूज करना है, क्योंकि 2 नंबर में आया है, तब मध्य बिंदु के सूत्र से, ठीक है बच्चों। मध्य बिंदु के सूत्र से क्या यूज करेंगे बच्चों, देखो इसका निर्देशांक लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2, -3 अभी मैंने आप लोग को बताया था। और ये x + 1, देखो ध्यान से, x + 1/2 हो जाएगा, और कोमा क्या हो जाएगा, y + 4/2, ठीक है। अब यहाँ से हम तुलना कर लेंगे बच्चों, समतुल्यों की, इसको और इसको तुलना करेंगे, और इसको तुलना करेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चों, तथा लिख देते हैं शायद बीच में, तो हो जाएगा 2 = x + 1/2, तथा लिखेंगे बीच में बच्चों। और एक और क्या हो जाएगा बच्चों, -3 = y + 4/2 हो जाएगा बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से देखो, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है, इसके नीचे भी 1 छिपा हुआ है, तो 4 बराबर हो जाएगा बच्चों x + 1, और तथा इधर क्या हो जाएगा बच्चों, -6 = y + 4 हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान से देखोगे तो ये x इधर, ये जाके 1 इधर घट जाएगा, तो x बराबर डायरेक्ट 3 आ जाएगा। ध्यान से समझना, ये 1 जाके इधर घट जाएगा। इसमें देखो बच्चा, तथा में ये y में इधर आ जाएगा, ये 4 जाके उधर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -6 और -4 बराबर -10 हो जाएगा बच्चों। तो आप लोग यहाँ से देखिए x और y कैसे निकल गया, ठीक है। तो यहाँ से लिख दीजिए, अतः A का निर्देशांक, ठीक है, क्या होगा बच्चों, 3, -10 होगा, लिख दीजिए, होगा, ठीक है। एक ही लाइन में लिखना है, मैं नीचे लिख दिया, आप लोग इस तरह से बनाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, आप लोगों को 3 बिंदु दिया हुआ है, 1, -1 और 2, -1 और 4, -5। आपको ये दिखाना तीनों संरेखीय मतलब एक रेखा में स्थित है, आपको यही दिखाना है। तो तीनों बिंदु मैंने मान लिया, तीनों का A B C मान लिया हूँ। अब हमको ये दिखाना है कि A B C तीनों क्या है, संरेखीय एक ही लाइन में है। तो आप लोगों को मैंने बताया था बच्चों कि जब 3 बिंदु एक लाइन में रहते हैं तो इनके द्वारा त्रिभुज नहीं बन पाता है। अब ध्यान से देखना, अगर अलग अलग रहेगा, इधर इधर और इधर रहेगा, तो देखो त्रिभुज बन जाता है, तो इसका कोई ना कुछ क्षेत्रफल निकलेगा। लेकिन जब तीनों एक रेखा में आ जाता है बच्चों, तो कोई त्रिभुज नहीं बनता, इसका मतलब क्षेत्रफल 0 हो जाता है त्रिभुज का। तो वही चीज़ यूज करेंगे। 2 तरीके से बना सकता हूँ। एक तरीका और क्या है बच्चों कि AB + BC = AC हो जाएगा बच्चों, है ना। किसी 2 का निकालना है दूरी और वो तीसरे के बराबर होगा, तो वो मैंने PDF में डाल दिया है, तो PDF में देख लेना डाउनलोड करके दूसरा तरीका। लेकिन मैं पहले तरीके से बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, दोनों तरीके से बना सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो लिखिएगा, माना, ठीक है, तीनों बिंदु मैंने ABC मान लिया, तो चलिए मान लेते हैं, माना तीनों बिंदु, है ना। यहाँ लिखिएगा
क्या माना हो, ए को बच्चों माना हो 1, -1, ठीक है। बी को माना हो क्या बच्चों 2, 1 तथा सी को क्या माना हो बच्चों 4, 5 हैं, ठीक है। हमें क्या दिखाना है बच्चों, हमें दिखाना है कि तीनों संरेखी है, तो इसके लिए क्या दिखाना होगा बच्चों, अर्थात क्या होगा बच्चों, इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बच्चों 0, अर्थात इन बिंदुओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बच्चों 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 होगा। इतना आपको लिखना है बच्चों। उसके बाद सीधे फॉर्मूला यूज करना है डायरेक्ट, ठीक है। इसलिए हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू ये x3 है y1 माइनस y2, ये कितना आना चाहिए बराबर बच्चों 0 के बराबर आना चाहिए। अब हम लोग सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, ये x1 y1 है बच्चों, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है। मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करूंगा, हर वीडियो में बार बार मैं नहीं बताने जा रहा हूँ कैसे वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, तो चलिए हम लोग पुट कर रहे हैं। y2 क्या हो जाएगा बच्चों, फिर ये 1 हो जाएगा, चलिए 1 करेंगे, माइनस y3 क्या है 5 हो जाएगा बच्चों, 5 लिखेंगे, प्लस x2 क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा, 2 लिखेंगे, y3 क्या हो जाएगा बच्चों 5 हो जाएगा, 5 लिखेंगे, फिर माइनस लगाए, फिर माइनस y1 लगेगा, देखो माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस फिर फिर x3 के लिखेंगे 4 लिखेंगे बच्चों, फिर y1 है तो y1 में क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा बच्चों, फिर माइनस का चिन्ह लगाएगा, y2 क्या हो जाएगा बच्चों -1 ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये हमको कितना आएगा, ये हमको 0 आना चाहिए। अगर ये 0 आ गया तो बच्चों तब हम जान जाएंगे कि ये संरेखीय। अभी यहाँ पे बराबर 0 नहीं लिखोगे तुम लोग, क्योंकि ये लाना है। चलिए देखते कितना आता है, ठीक है। अगर 0 आ गया तो संरेखीय। हाफ इंटू ये 1 में 4 गया बच्चों तो -4 हो जाएगा बच्चों, और ये देखो 5 में 5 और ये माइनस +1 तो 5 और 1 6 और 6 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा बच्चों। अब ये सब कैलकुलेशन आसानी से होना चाहिए। देखो 1 1 -2 हो गया बच्चों, 1 1 -2 और -2 को 4 से गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा बच्चों। ध्यान से देखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो -4 और -8 -12 हो जाएगा, तो +12 का और -12 का, तो देख पा रहे हो कि बच्चों 0 आ गया, ठीक है। 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे, अतः तीनों बिंदु और संरेखीय है, अतः तीनों बिंदु संरेखीय है, तीनों बिंदु संरेखीय है, ठीक है। कैसे मैंने बनाया बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस में गलती मत करना तुम लोग परीक्षा में। और यहाँ पे ध्यान देना कि 5 और ये -1 प्लस हो गया तो 5 और 1 6 और 6 को 2 से गुना किया हूँ तो ये 12 आया है। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कैसे आया, तो मैंने बता दिया। तो ये सब प्रैक्टिस कर लेना बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते। ये देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको देख लेना, आसान क्वेश्चन है। एक मीनार आपको दिया हुआ है बच्चों, तो एक मीनार मैंने ऐसे मान लिया है, ठीक है। एक मीनार है बच्चों और ये एक भूमि से एक जगह से जुड़ा हुआ है, जहाँ से उन्नयन कोण इसका जो है 30 डिग्री दिया हुआ है बच्चों, उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया हुआ है। और आप लोग का जो पाद बिंदु है, जो यहाँ से पाद बिंदु जो यहाँ से है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दिया है बच्चों 30 मीटर दिया हुआ है। तो आपको मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है ये, तो हम इसको मान लेते हैं बच्चों, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ऐसा आप लोग को मान लेना अपने से कुछ भी, और हमको ए सी निकालना है। और ये आप लोग को पता है ऊर्ध्वाधर है तो ये 90 डिग्री होगा बच्चों। तो कैसे सॉल्यूशन लिखना है बच्चों, देखो ध्यान से लिखना। ए सी एक मीनार है, ए सी एक मीनार है ना, ए सी एक मीनार है जिसके शिखर का उन्नयन कोण, जिसके शिखर का उन्नयन कोण, जो आप लोगों को क्वेश्चन में दिया वही लिख रहा हूँ, उन्नयन कोण है ना, बिंदु भूमि के है ना, भूमि के बिंदु, ये भूमि पे स्थित है, भूमि के बिंदु बी से है ना 30 डिग्री है, भूमि के बिंदु से कितना बच्चों 30 डिग्री है। तथा याद रखिए मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु, ये पाद बिंदु मैंने लिखा है, पाद बिंदु सी से, ये सी से कितना दूरी है बच्चों, ये मीनार का पाद बिंदु हो गया, मीनार का पाद बिंदु सी से बी तक की दूरी, बी तक की दूरी जो दिया हुआ है उसको लिखा कीजिए, बी तक की दूरी 30 मीटर है, ठीक है। हम लोग को क्या निकालना बच्चों, हम लोग को एसी निकालना है, ठीक है। तो लिखिए, इसलिए समकोण त्रिभुज ए बी सी में या ए सी बी में लिखेंगे, ए सी बी में, क्योंकि सी समकोण है, ठीक है बच्चों।
क्या यूज करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना, tan का वैल्यू यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो p का निकालना और b दिया हुआ है, तो p बाई बी किस में होता है, tan में, तो tan का यूज करेंगे बच्चों। कैसे क्यों यूज करेंगे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो tan b बराबर क्या होगा बच्चों, क्या होगा AC बाई बी सी, ठीक है, tan b बराबर AC बाई बी सी। और tan a का वैल्यू कितना दिया हुआ बच्चों, tan b का वैल्यू कितना दिया हुआ 30 डिग्री, देखो तो 30 डिग्री, और AC का वैल्यू हम लोग को दिया नहीं है तो बच्चों निकालना है, तो AC बटे और BC का वैल्यू 30 मीटर हम लोग को दिया हुआ है बच्चों, तो यहाँ 30 लिख देंगे। tan 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चों, 1/√3, और AC का वैल्यू हम लोग को निकालना है, और हम लोग को 30 इधर चल जाएगा, ठीक है बच्चों। तो AC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना, ये 30 ऊपर चला जाएगा, अब बट्टा में √3 रह जाएगा। देखो बच्चों ये वाला कैलकुलेशन बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं, इसको कैसे करना है मैं बता दे रहा हूँ। 30 को √3 से कैसे भाग देंगे, तो ध्यान देना बच्चों, AC बराबर क्या हो जाएगा, ये 30 को हम क्या लिखेंगे बच्चों, 10 गुने 3 और बटे में √3, और आप लोगों को पता है बच्चों कि 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं ना, तो ये एक बार √3 कटेगा तो ये √3 बच जाएगा बच्चों, ठीक है। तो AC बराबर क्या हो जाएगा 10√3। और बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होता है, तो दूसरा तरीका भी मैं बता देता हूँ कि 30 को कैसे लिख सकते हैं बच्चों, √3 को ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए, ठीक है, ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान से सुनना, सॉरी, ये √3 और ये √3 आप लोग का बच्चों, ये √3 और ये √3 गुना के देखिए, √3 और √3 से गुना कर देना है, अगर इस तरह से नहीं समझ में आया तो ये √3 3 हो जाएगा, तो ये 3 इंटू √3 और नीचे 3 हो जाएगा, 3 से 10 कट जाएगा, तो ये फिर आ जाएगा 10√3, ठीक है। तो दोनों तरीका में से कोई एक तरीका आप लोग को जानना है, मैं इसी तरह से करता हूँ, 10 या 30 और ये √3 से डायरेक्ट कटा देता हूँ, तो ये √3 बच जाता है। तो इस तरह से करके एग्जाम में बनाना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान से देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा इंपॉर्टेंट है। त्रिभुज का बताया जा रहा है कि ABC उसका अंतः कोण है, तो हम आप लोगों को समझाने के लिए बता देते हैं, ये कोण A मान लिया, इसको कोण B मान लिया और इसको कोण C मान लिया, इसी को अंतः कोण बोलते हैं, ठीक है। सभी अंदर के कोण आप लोग को दिए हुए हैं बच्चों, और आप लोग को पता है कि तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, A + B + C कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री नहीं होता है, 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा, 180 डिग्री। आप लोग को प्रूफ क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कैसे प्रूफ करना है, कैसे हम लोग को यूज करना है, B + C/2 = cos A/2, ये आप लोगों को प्रूफ करना है बच्चों। तो कैसे प्रूफ करेंगे बच्चों, थोड़ा सा आप लोग हिंट ले सकते हो क्या, अगर थोड़ा सा भी हिंट लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कि हम लोग को करना क्या है। हम लोग को क्या करना होगा बच्चों, देखो ये आपका A/2 इधर जो दिख रहा है, इसका मतलब A उधर गया होगा, A + B + C में ये देखो A उधर गया होगा, और 180 में -A हो गया होगा, और जब ये कॉस साइन, ये दोनों तो तरफ साइन ही लगेगा, एक बार में दोनों तरफ साइन ही लगेगा, तो ये अगर आप लोग बाद में समझ में आ जाएगा जब मैं बनाऊंगा, तो ये कोस में हमको चेंज करना रहेगा, इसका मतलब 90 में इसको भी चेंज करना रहेगा, तो 90 में चेंज करने के लिए 2 से भाग देंगे। अब चलिए हम लोग सॉल्व करने पर चलते हैं, इतना तक आप लोग जो भी समझे कोई बात नहीं, आप देखिए यहाँ पे बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लिखना है, दिया है, क्या दिया है बच्चों, A, B और C है ना, त्रिभुज ABC के अंतः कोण है, ठीक है, वही मैं चित्र भी बना दिया, अंतः कोण है, ठीक है बच्चों। तो आप लोग को इससे पता चल गया क्या हो जाएगा, A + B + C = 180 डिग्री, ये मैं समझाने के लिए इधर बता रहा था, इसको छोड़िए, ठीक है बच्चों। अब ये क्या कीजिए बच्चों, मैंने बताया था ये उधर जाके घटेगा, क्योंकि इसको हमको इस फॉर्म में लाना है, तो क्या लिखेंगे, B + C = 180 डिग्री -A। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैंने इसको बोला था 90 में बदलेंगे, तभी ये साइन, ये दोनों तरफ अगर साइन लगाएंगे, यहाँ भी साइन इधर भी साइन लेंगे, तो दोनों तरफ साइन लेंगे, तो इसको हमको कॉस में बदलना है। तो कॉस में कब बदलता है, साइन, याद रखिए, साइन 90 - थीटा क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा होता है। तो हम लोग को इसको 90 के फॉर्म में लाना है, तो इसलिए दोनों तरफ कितना से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। तो लिखिए, दोनों तरफ क्यों दिए भाग, आप समझ में आ गया होगा, 1-2 बार बना लेना, समझ में आ जाएगा। दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, क्यों दे रहे हैं आप समझ में आ गया होगा, देने पर। और ये भी देखो बटे 2 है, इससे भी समझ में आ रहा होगा कि 2 से भाग देना पड़ेगा, तो B + C/2 हो जाएगा बच्चों, और इधर हो जाएगा 180 को 2 से भागा दोगे बच्चों तो 90 बच जाएगा, और -A/2 हो जाएगा बच्चों। अब ध्यान से देखो बच्चों, दोनों तरफ साइन का वैल्यू लेंगे, क्योंकि दोनों एंगल बराबर है, तो दोनों तरफ हम एक कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात यूज कर सकते हैं, तो हम लोग साइन का यूज कर लेते हैं बच्चों। तो क्या हो जाएगा, साइन B + C/2 = साइन 90 डिग्री, इधर मैं मिटा देता हूं बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, A/2, ठीक है। तो ये देखो बच्चों, ध्यान से, ये साइन का साइन ही रह जाएगा, ये कॉस में चेंज हो जाएगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये 90 - थीटा है, तो क्या हो जाएगा, cos A/2,
यही तो हमको प्रूव करना था बच्चों, तो इसको ऐसे बक्सा में दिखा देना, यही आपको दिखाना था। तो इसी तरह से प्रूव करना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो बच्चों, तुम लोग को जो कंस्ट्रक्शन रचना का दिया हुआ है, आसानी है। आप लोग को 8.6 सेंटीमीटर लंबाई का लेंथ का, मतलब 8.6 सेंटीमीटर लेंथ का आपको लेना है रेखाखंड, या फिर आप बोल सकते हो कि लाइन सेगमेंट लेना है, और उसको 3:5 में मतलब उसको विभाजित करना है या डिवीजन करना है उसका, ठीक है, डिवाइड करना है 3:5 में। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले 8.6 का आप लोग यहाँ पे एक रेखाखंड के लिए खींच लेना। देखो यहाँ पे 8 है, आप लोग देख पा रहे हो स्केल में, यहाँ पे देखो ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ ये 8 है, उसके आगे यहाँ पे देखो यहाँ पे 8.6 है, ठीक है। तो वहीं तक मैं रेखाखंड लूँगा। देखो पहले कि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट मतलब कि शुरू वाला बिंदु यहाँ रहेगा, और सेकेंड वाला पॉइंट 8.6 मेरा यहाँ पे कुछ रहेगा। दोनों को मैच कर देता हूँ बच्चों। कैसे बनाना है आप लोग देख लीजिए, ठीक है। दोनों को मैच कर देना है, ठीक है, दोनों को मिला देना है, ठीक है। देखो बच्चों मैंने मिला दिया, तो ये 8.6 सेंटीमीटर का आपका रेखाखंड हो गया या त्रिज्या हो गया, जो भी बोलो। इसको हम मतलब ए बी वैल्यू दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं, इसका ए बी इधर दे देते हैं नाम, और इसका बी दे देते हैं, ठीक है, ए और बी, ठीक है। इसको 3:5 में मुझे डिवीजन करना है बच्चों, है ना। मैं बीच में मान सकता हूँ कि आप लोग को यहाँ पे समझा देता हूँ, ए बी और बीच में अगर पी में मानता हूँ, तो आप लोग को याद होना चाहिए कि ए पी में 3 खंड होना चाहिए और इधर 5 होना चाहिए, मतलब ये 3:5 में डिवाइड करना चाहिए, ठीक है। ए पी इज टू बी पी होना चाहिए 3:5, ठीक है, 3:5। तो क्या करेंगे हम 3 और 5 को जोड़ देंगे, कितना आएगा सम करने के बाद 8। तो हमको 8 टोटल 8 डिवीजन हमको बनाना है बच्चों। तो क्या करेंगे, एक लाइन ए से हम लोग लेंगे, कोई भी एंगल पर, कोई एंगल मापने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बच्चे सोचेंगे कि एंगल लेके बनाना है, कोई भी एंगल पे बनाना है और उसको 8 डिवीज़न हमको करना है, 8 खंड में बांटना है, ठीक है। तो देखो बच्चों मैंने इतना लंबा ले लिया है, ठीक है, और इसको मैं 8 खंड में बांटना चाहूँगा। तो कुछ भी लेंथ लेके जितना भी चाहे चौड़ाई ले सकते हो, विड्थ ले सकते हो, कोई नहीं है कि इतना ज़्यादा एक्सपेंड करना है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप लोग कम से कम भी खोल के इतने ही में आप ऐसा सोच के चलो कि 8 खंड में ये आ जाना चाहिए, 8 डिवीजन में ये आ जाना चाहिए। तो मैं थोड़ा कम ही लेके चल रहा हूँ। देखो मैं इतना लेके चलता हूँ, देखता हूँ बन जाएगा तो अच्छी बात है। और यहाँ पर लेके मैं डिवीज़न करना शुरू करता हूँ। बराबर बराबर करना है, तो इसलिए मैं मतलब कंपास को, प्रकार को खोलूँगा नहीं प्रकार को या कंपास को, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे करके लाइन देते जाना। देखिए ये 2 डिवीजन हो गया है, 2 भाग में बट गया है, ये तीसरा भाग हो गया बच्चों, ठीक है। ये 4 भाग हो गया बच्चों, ये 5th हो गया, ठीक है। ये देखो 6 है बच्चों, ये देखो 7 भी हो जाएगा। थोड़ा सा मुझसे इधर दाएं बाएं हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग वीडियो को जब शूट कर रहे हैं तो थोड़ा सा इधर से दिक्कत हो रहा है, ठीक है, देखने में लिखने में, लेकिन आपके आसानी के लिए मैं ऐसा कर दे रहा हूँ। तो देखिए 8 टोटल डिवीज़न हो गया है, तो इसको थोड़ा और लंबा खींच देते हैं बच्चों, ठीक है, ताकि पॉइंट मिल जाए मुझे। देखिए तो ये हमको A1 A2 जो भी दिखाना चाहते हैं आप दिखा सकते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ठीक है, ये A4 है, ये A5 है, ठीक है, ये A6 है, ये A7 है, और ये A8 है बच्चों, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, ये जो A8 का पॉइंट हमको मिला है उससे हमको इसको मिला देना है बच्चों। सबसे किनारे वाले को जो मिल रहा है B पॉइंट को, ये जो दोनों को मिलाना है, मैच कर देना है, जो भी बोलो, ठीक है। देखो बच्चों इसको मिला दिए हैं बच्चों। अब हम लोग को ये ध्यान देना है बच्चों कि जो ये यहाँ पे जो ये कितना डिवीजन में था, देखो कितना भाग में था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 से जो रेखाखंड गया वो मिल गया है, ठीक है। अब मुझे ये 3 से भी खींचना होगा बच्चों, ठीक है, 3:5 में डिवीजन करना है तो ये 3 से भी खींचना होगा। तो A1 A2 A3 मुझे ये पॉइंट पर ध्यान देना होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो बच्चों खींच देते हैं, तो हमको एंगल बराबर रखना है, कोण बराबर रखना है दोनों का, ताकि ये दोनों पैरेलल लाइन हो। पैरेलल मतलब बोलते हैं जिसको समांतर, ये लाइन और ये लाइन हमको समांतर खींचना है बच्चों। तो हम लोग सीधा ऐसे ऐसे सरका के नहीं खींचेंगे, आप लोगों को कंपास की मदद से खींचना है, प्रकार की मदद से कोण समान रखना है, कोण को बड़ा छोटा नहीं करना है। तो देखिए कोई भी एंगल पर, ऐसा नहीं कि कोई ज़रूरी है कि कोई एंगल लेना है, कोई भी एंगल पर आपको जितना मर्जी है ऐसे कर दीजिए। और ध्यान देना है बच्चों कि जो एंगल आप लोगे यहाँ पे नीचे तरफ लेने से कोई फ़ायदा नहीं है, नीचे छोड़िए, मैं ऐसे ही आपको दिखा दे रहा था, आप लोग ऊपर से ही लेना, नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। देखो ये जो अभी मैंने ऐसे काटा है बच्चों, देखो ध्यान से सुनना, जो ये मैंने ऐसे किया है अब आपको फैलाना नहीं है, इतना ही रखना है। और ये A3 से आपको बच्चों इधर की ओर
फिर से ऐसे आपको कर देना है। इतना करने के बाद देखो बच्चों क्या करना है, कितना ये फैला हुआ है, कितना ये फैला हुआ है, इसको माप लेना है। विड्थ को मापना है, आप बोल सकते हो विड्थ को। तो ये विड्थ आप लोग को माप लेना है कि कितना का एंगल बन रहा है यहाँ से। ये विड्थ मैंने माप लिया बच्चों, देखो इतना है। तो यही विड्थ हमको यहाँ से भी चाहिए। तो ये मैं क्या करूँगा बच्चों, यहाँ से इसको कट करूँगा। जो आर्क बना था, जो चाप बना था, उस चाप को देखिए कहाँ पे ये काटेगा। ठीक है, देखो यहाँ। अब ये क्या करेंगे बच्चों कि A3 से इसको मिला देंगे। ये पॉइंट को जो ये बिंदु में मिला है बच्चों, ये बिंदु को मैं A3 से मिला दूंगा। ठीक है, देखो देखो बच्चों, और ये जो बिंदु मुझे P मिला है बच्चों, याद रखिए ये AP और AP और PB हमको 3:8 में मिल गया है। अब क्या क्या इसमें प्रोसेस है मैं लिख के आपको डाल दूंगा, लेकिन बनाने का जो विधि है इसी तरह से, मेथड जो बोलोगे इसी तरह से बनाना है। और याद रखिए ये 3:5 में डिवीजन हो गया है। मापना चाहो तो देखो माप भी सकते हैं। ये 8.6 था और ये कितना है बच्चों, ठीक है, ये 8.6 और ये देखिए बच्चों 3.3 के लगभग है। अब 3.3 के लगभग है तो आप देख सकते होंगे कि 8.6 को हम जब 13 डिवीजन में डिवाइड करते हैं, और अगर हम इसको थर्ड डिवीजन निकालना चाहते हैं कि थर्ड डिवीजन में कितना आएगा, तो देखिए कितना हो जाएगा टोटल लेंथ। आप लोग देख पाओगे, अगर आप डिवीजन दोगे तो ये आपका इतना ही आएगा, 3.36 के लगभग आएगा, जो कि आपका यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से भी मिला के देख सकते हो। ठीक है, माप के भी कहीं कहीं पूछ देता है कि ये कितना आएगा, तो यहाँ लिख देना 3.36 जो भी है। ठीक है, तो चलिए बच्चों नेक्स्ट जो आपका कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है रचना का देख लेते हैं। आप लोग को याद रखना है कि ये आपका 3:5 मतलब 3 और 5 का अनुपात में विभक्त कर देता है, या बांट देता है, या बोलो डिवाइड कर देता है 3:5 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों, मैं बता रहा हूँ क्या करना है। सेकेंड क्वेश्चन में भी आप लोग को देखो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, तो ऐसे खींच लेंगे। और इसमें 7 सेंटीमीटर त्रिज्या पर, ये 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से 2 बिंदु PQ लेना है बच्चों, और दोनों से मुझे यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचना है, दोनों से स्पर्श रेखा खींचना है। तो यहाँ से आप लोगों को पता होगा लंब समद्विभाजक खींचना होगा, और यहाँ से भी लंब समद्विभाजक खींचेंगे, मतलब जिसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं बच्चों। तो एक वृत्त या सर्कल का यहाँ पे 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 पॉइंट लेना है, और वहाँ से स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट खींचना है, टेंजेंट या स्पर्श रेखा खींचना है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका लंब समद्विभाजक मतलब कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका खींचेंगे। यहाँ पे O अगर ले लेते हैं तो दोनों तरफ से खींचेंगे, और यहाँ से जो सर्कल बनेगा बच्चों, ये वाला रेडियस लेके जो यहाँ पे जो नया आएगा, और इसको रेडियस लेके जो बनेगा बच्चों, वही आपका यहाँ से स्पर्श रेखा बनवाएगा। चलिए स्पर्श रेखा या बोलते हैं टेंजेंट, कैसे करेंगे चलिए आप लोग को समझा देते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहले 3 सेंटीमीटर लेंगे, कैसे मैंने बताया आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो जो मैं बोलता हूँ बस इतना आप लोग को करते जाना है, आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या करना है। कि हमको 3 सेंटीमीटर का लेना है पहले एक वृत्त। ठीक है, देख रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों ये लगभग 3 का है, आप लोग एकदम 3 में कर लेना। मैं यहाँ थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, तो आप लोग पूरा मैच कराना मुश्किल होगा, आप लोग मिला के देख लेना। तो चलिए हम लोग 3 का एक बना लेते हैं पहले सर्कल, देख लो। देखो देखो बच्चों, मैंने आपका जो बोलते हैं रेडियस 3 सेंटीमीटर रेडियस लेके त्रिज्या लेके एक वृत्त खींच दिया हूँ। ठीक है, सर्कल खींच दिया मैंने। देखो ये 3 सेंटीमीटर का है। अब इसका व्यास में बच्चों 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना है। तो पहले हम व्यास इसको खींच लेते हैं, ध्यान से देखना, यही मेरा केंद्र है, सेंटर है। अब यहाँ से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर लेना है बच्चों। तो क्यों ना मैं यहाँ पे 7 को रख दूँ और इधर से 0 को लूँगा और इधर 14 को लूँगा, तो मेरा दिक्कत ही ख़त्म हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये 7 पे है, तो ये 0 इधर पे आ जाएगा यहाँ पे, और एक इधर 14 पे लेना होगा। समझ में आया कैसे लेना है बच्चों? तो देखो यहाँ पे 7 7 14 हो गया, और 7 से 0 से 7 14 हो गया, मतलब 7 से 14 7 हो गया डिवीजन, और यहाँ पे देखो 0 से 7, तो 2 पॉइंट हमको मिल गया। इसको मैच कर देते हैं बच्चों। सॉरी, देखिए ये वाला पॉइंट हमको जो मिला है बच्चों, और ये वाला पॉइंट मिला है, इसका जो हमको जो सेंटर है, केंद्र है, इसका नाम मैं दे देता हूँ बच्चों O। ठीक है, इसका O नाम दे देता हूँ, और इसका जो PQ इधर दे देता हूँ बच्चों। ये पॉइंट आपको P दे देता हूँ, और इधर Q दे देता हूँ।
ठीक है, पी और क्यू दे दिए बच्चों। अब देखो बच्चों, हम फिर से बता रहे हैं कि ओ और क्यू का, ये जो आपको दिख रहा है ओ और क्यू, ये दोनों का मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि लंब समद्विभाजक खींचना होगा, इसका भी खींचना होगा और दोनों सर्कल को मिलाना होगा, जिससे हमें क्या मिलेंगे, स्पर्श रेखा मिलेंगे, जिसको बोलते हैं टेंजेंट। तो देखो बच्चों, लंब समद्विभाजक खींचना मैंने बार बार आप लोगों को बताया, पहले बता चुका हूँ कि आधा से ज़्यादा लेते हैं और दोनों तरफ ऐसे करके काटते हैं। ठीक है, लंब समद्विभाजक खींचना हम लोग आप लोग को बता चुका हूँ कैसे खींचा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैं खींच दिया हूँ, यहाँ पे मैं ऐसे खींच दिया हूँ, फिर यहाँ से देखिए खींच देता हूँ बच्चों। ये पॉइंट में बैठ जाओ यार। देखो बच्चों, खींच दिया हूँ। अब वो पॉइंट से दोनों तरफ कैंसिल आउट करूँगा, जहाँ पे भी कट रही है पॉइंट वो समझिए आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा, मैच करने के बाद लंब समद्विभाजक बनेगा। ठीक है, देखो बच्चों, मुझे चारों पॉइंट मिल चुके हैं, जो मुझे यहाँ से आपको क्या देगा, आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या लंब समद्विभाजक बोलते हैं। इसको एक पॉइंट को यहाँ पे गाढ़ा कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, डार्क कर दे रहे हैं बच्चों ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैच कर देंगे। ठीक है, सारा प्रोसेस देखूंगा, अगर कोशिश करूंगा कि आपको एग्जाम में दे दूं रचना का कि कैसे बनाना। थोड़ा सा दाएं हो गया है, आप लोग थोड़ा बाएं लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका समद्विभाजक हो गया बच्चों, लंब समद्विभाजक। इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट का एस, इधर एस दे देते हैं और उधर दे देते हैं बच्चों आर। ये एस और ये आर दे देता हूँ। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको हमको लेके रेडियस मतलब त्रिज्या लेके हमको सर्कल बनाना होगा, ड्रॉ करना होगा, और वहीं से हमें क्या मिलेगा, स्पर्श रेखा मिलेगा, या फिर बोलो तुम लोग हम मुझे टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, अब देखो ये बिंदु पी से पॉइंट पी से पास होना चाहिए बच्चों, और उधर वो क्यू से पास होगा। तुम लोग देखे होगा भी अपने आप खुद ब खुद पी से पास कर गया, क्योंकि ये लंब समद्विभाजक में हमने खींचा था, इसीलिए वो इससे पार हो गया। अब देखो बच्चों, ये मुझे जो मिला है पहला टेंजेंट, ये हमें मिल गया है, यहाँ से टेंजेंट मिलेगा, यहाँ से भी टेंजेंट मिल गया। चलो इधर भी मिला ही लेता हूँ बच्चों, उसके बाद फिर सभी का क्या करते हैं, नाम दे देंगे, नेमिंग कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा दाएं बाएं हो जाता है बच्चों, समझ रहे होंगे, थोड़ा सा मैं कॉपी घुमा नहीं पा रहा हूँ आप लोग के चलते, वीडियो शूट हो रहा है। तो देखो बच्चों, जो ये मैच हुआ है, अब यहाँ पे एस आर आर दिया था पॉइंट, अब इसको हम टेंजेंट 1 दे देते हैं बच्चों। ये जो पॉइंट हमको जो मिला है इसको T1 दे देते हैं बच्चों, T1, और यहाँ पे नीचे T2 दे देते हैं बच्चों। इसी से टेंजेंट खींचा जाएगा। ये T3 हो गया बच्चों, जहाँ जहाँ पे भी ये कट रहा है। ठीक है, T3 नीचे दे देता हूँ, T1 T2 T3 T4। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ से जो तुम ड्रॉ करोगे ये आप लोग का रेडियस ही आपका ये टेंजेंट ही हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट को आपको सिर्फ मैच कर देना है। 4 पॉइंट है ना, चारों पॉइंट मैच कर देना तुम लोग। ठीक है, तो ये आपका हो गया बच्चों स्पर्श रेखा या टेंजेंट, बोलो जो तुम लोग बोलना चाहो। बच्चों कंस्ट्रक्शन करने में बहुत मज़ा आएगा अगर आप लोग जानोगे तो। देखो ये बच्चों थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया है, क्योंकि इधर देखो थोड़ा सा ये दब गया था। मैं फिर से आप लोगों को बताऊँ, अगर अच्छे से करोगे जो मैंने बताया तो एकदम हुबहू एकदम सही बनेगा। थोड़ा सा मेरा प्रकार भी ढीला है और कॉपी दाएं बाएं नहीं कर पा रहा हूँ, एक जगह फिक्स हो गया है मेरा। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ देखिए, जैसे इस तरह से करने में दिक्कत होता है, फिर भी मैंने आप लोग के लिए कर दे रहा हूँ। आप लोग को सिर्फ समझना ज़्यादा है ज़रूरी। ठीक है, तो देखो बच्चों, मैंने दोनों स्पर्श रेखाएं जो दिया था आपको मैंने खींच दिया है। ये 3 सेंटीमीटर था। आप लोगों को फिर से मैं बता दूं, आप लोगों को क्या लिखना है, यहाँ पे मैं लिख के दे दूंगा। आपको ये लिखना है कि PO इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 7 सेंटीमीटर है। आपका जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, OR 4 सेंटीमीटर है। वो सारी चीज़ आप लोग को लिख के मैं बताऊँगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये कंस्ट्रक्शन आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों कि कैसे स्पर्श रेखा खींचना है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखो बच्चों, आप लोग को बोला गया पेटी में 1 से 90 तक संख्याएं हैं। ठीक है, 1 से 90 तक संख्याएं हैं और बोल रहा है 2 अंकों वाली संख्या जो निकलेगी उसकी क्या मतलब प्रायिकता है। फिर 1 से 90 के बीच पूर्ण वर्ग की क्या प्रायिकता है। फिर 5 से विभाज्य। तो चलिए पहले हम लोग जो लिखना है वो जो दिया वो पहले लिख लेते हैं। लिखते हैं पेटी में, ठीक है, 1 से 90 तक, ठीक है, 1 से 90 तक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, अतः कुल संभव, ठीक है, परिणामों की संख्या
अतः कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चों, 90 हो जाएगा, क्योंकि 90 तक संख्याएं हैं। अब पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, पूछ रहा है 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या कितना होगा बच्चों, 10 से शुरू हो जाता है, 10 से शुरू हो जाता है और 90 तक जाएगा। तो 1 से 9 तक तो 1 वाली संख्या है, तो उसमें 90 में हम कितना घटाएंगे बच्चों, 1 अंक वाली संख्या, 90 माइनस 1 अंक वाली संख्या। और 1 अंक वाली संख्या कितना होता है बच्चों, 1 से 9 तक होता है बच्चों, 1 से 9 तक। तो 9 संख्या क्या है, 1 अंक वाली है, तो 90 माइनस 9 कितना आ गया बच्चों, 81। 81 जो संख्याएं हैं वो एक 2 अंक वाली हैं। तो प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे प्रायिकता 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 81, क्योंकि कुल अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव परिणामों की संख्या, तो 9 से कट जाएगा बच्चों, 9 में 81, 9 दे 90, तो क्या आ जाएगा 9/10। तो ये पहला का आंसर हो गया बच्चों। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है कि 1 से 90 तक की पूर्ण वर्ग की संख्या है। तो 1 से 90 के बीच पूर्ण वर्ग की संख्या को लिख लेते हैं, 1 से 90 के बीच पूर्ण वर्ग संख्याएं, ठीक है। एक बात ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे बीच नहीं होगा। अभी मुझे थोड़ा सा याद आया कि 1 से 90 तक होगा, क्योंकि बीच में होगा तो फिर 1 छूट जाएगा जो कि एक पूर्ण संख्या है, ठीक है। 1 से 90 तक, क्योंकि आप लोग 1 से 90 तक की संख्या को यहाँ पे ध्यान में रखने बोला गया है, तो हम 1 से 90 तक की पूर्ण संख्याएं लेंगे। तो क्या क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो क्या क्या होगा, देखो आपका 1 हो जाएगा बच्चों, 1 एकम 1, 2, फिर 2 दूना 4, 2 नहीं होगा बच्चों क्योंकि 2 पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्याएं बोला गया तो 4 लेंगे, फिर 3 तिया 9, फिर 4 चौके 16, 5 25, 6 छक 36, 7 सत्ते 49, 7 49, 8 64, फिर 9 9 81, फिर 9 10 10 100 हो जाता है जो कि 90 से बाहर चला जाता है। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ऐसी संख्याएं बचा। अतः 9 संख्याएं पूर्ण वर्ग है, अतः 9 संख्याएं पूर्ण वर्ग है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बीच नहीं लगाइएगा, क्योंकि बीच हो जाएगा तो 1 छूट जाएगा, पूर्ण वर्ग है, ठीक है। इसलिए प्रोबेबिलिटी पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है। तो अनुकूल संख्या कितना है बच्चों, अनुकूल परिणामों की संख्या 9 है और टोटल 90 है, तो क्या हो जाएगा 9 एकम 9, 9 दे 90। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/10, 1/10। तो देखो बच्चों कैसे मैंने बनाया है। अब चलिए थर्ड नंबर पर चलते हैं बच्चों। पूछ रहा है कि 5 से विभाज्य, ठीक है, 5 से विभाज्य। तो आप लोगों को पता होगा बच्चों 5 से विभाज्य जो संख्याएं हैं लिख लेते हैं, 5 से विभाज्य, ठीक है, 5 से विभाज्य 1 से 90 तक, 1 से 90 तक, ठीक है, की संख्याएं। बीच नहीं लगाएंगे आप कहीं पे भी, ठीक है, बीच लगाओगे तो मुझे लगता है कि वो गलत हो जाएगा, ठीक है, संख्याएं। तो देखो बच्चों हम ए को 5 से सीरीज जाएगा, 5 10 करते करते 90 तक जाएगा, ठीक है। इधर देखो समझो, 5 से 90 तक जाएगा तो हम इसको ए मानेंगे और इसको AN मानेंगे। आप लोग पढ़े होंगे, आप लोग क्या बोलते हैं, श्रृंखला पढ़े होंगे, जो श्रृंखला में निकाला जाता है। तो ए को हम यहाँ पे 5 मान रहे हैं बच्चों। डी कितना हो जाएगा बच्चों, देखो तो 5 और 10 में कितना का अंतर है, 5 का, सार अंतर 5 आएगा, है ना, कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं। ये ए हो गया फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म मतलब अंतिम संख्या कितना बच्चों 90। तुमको यहाँ पे कितना टोटल n है, टर्म निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला यूज क्या होता है बच्चों, an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। a मुझे यहाँ पे कितना दिया बच्चों, an 90 दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, n का वैल्यू ही हमें फाइंड आउट करना है और d का वैल्यू भी 5 हमें दे दिया गया बच्चों। ये 5 इधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 85 बच जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा 5n - 5। ये देखो बच्चों 5 जाकर उधर जुट जाएगा तो 90 = 5n हो जाएगा, और n को डिवाइड दोगे तो कितना हो जाएगा, n = कितना का पाड़ में 5 बार में आता है तो आ जाएगा 18। तो n कितना आ गया बच्चों 18। मतलब टोटल ऐसी 18 संख्याएं हैं जो 1 से 90 के बीच में है और 5 से विभाज्य है। तो क्या लिखना होगा, अतः लिखिए, अतः 1 से 90 के बीच, ठीक है, 5 से विभाज्य 18 संख्याएं हैं, है ना। तो क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 5 से विभाज्य संख्याएं, 5 से विभाज्य संख्या, यही पूछा है। तो क्या हो जाएगा बच्चों 18/90। तो क्या हो जाएगा 18 × 5 = 90,
कितना आ गया बच्चों 1/5। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा था बच्चों। इस तरह से आप लोग देख पा रहे हो कि आप लोग के एग्जाम में अच्छा अच्छा क्वेश्चन किया गया है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। और 4th नंबर जो सेट है, सेट 4, ये सबसे टफ दिया गया है, तो आप लोग प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, एक मीनार आपका दिया हुआ है, ध्यान से देखना। एक और किनारे बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एक मीनार आपको दिया हुआ है बच्चों, इसकी ऊंचाई आप लोग को पता नहीं है, इसी की ऊंचाई आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब निकालनी है। जिसका 2 पाद बिंदु है, 2 पाद बिंदु, एक यहाँ से ले लेता हूँ और एक पाद बिंदु यहाँ से ले लेता हूँ। दोनों से आपका दिया हुआ है बच्चों की जो एंगल बन रहा है, एक दोनों का पूरक कोण में बन रहा है। पूरक कोण मतलब दोनों का जोड़ के 90 डिग्री। तो अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं बच्चों, ध्यान से सुनना, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जोड़ के आप लोग देखिएगा तो 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ये पूरा कोण होगा। ये उदाहरण है, तो ये खुद ब खुद 90 डिग्री होगा बच्चों। ये 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पे, याद रखिए। और चलिए हम नाम दे देते हैं ABCD। ठीक है, ABCD मैंने दे दिया। इसकी ऊंचाई पता नहीं है, तो इसकी ऊंचाई को हम लोग h मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई हम लोग को पता नहीं है, तो h मान लेते हैं। पहले पाद बिंदु से दूरी आप लोग को 4 मीटर दी हुई बच्चों, और दूसरे पाद बिंदु से आपको जो दूरी दी हुई बच्चों वो 9 मीटर है। तो आपको पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई कैसे होगा। देखो बच्चों, तो यहाँ पे हम दोनों जगह एक h तो समान होगा दोनों tan थीटा के लिए, दोनों tan थीटा के लिए P बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस एंगल के लिए हम लगाएंगे tan थीटा और इस एंगल के लिए भी tan थीटा लगाएंगे, दोनों के लिए। और उसी समीकरण को आप लोग तुलना करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो दिया हुआ पहले लिखेंगे, माना AB बराबर h मीटर, मतलब h मीटर है। ठीक है, h मीटर ऊंचाई, ठीक है, की मीनार है, ऊंचाई की मीनार है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग दिक्कत हो रहा है लिखने में। जिसकी आधार, ठीक है, B से, जिसकी आधार B से, देख रहे हैं, बिंदु C और D की दूरी हम लिखेंगे। B से बिंदु C और D की, है ना, क्रमशः दूरी कितना कितना है बच्चों, 4 मीटर और 9 मीटर है। जो दिया हुआ है बच्चों, देखो मैंने लिख दिया है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, माना जो कोण मैंने थीटा माना लिखेंगे, माना कोण ADB, ये वाला मैंने थीटा माना ADB। ठीक है, कोण ADB इज इक्वल टू थीटा, है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो जो दूसरा कोण है बच्चों, कोण ACB, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण ACB, वो क्या हो जाएगा बच्चों 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों पूरक कोण है। ठीक है बच्चों, अब समकोण त्रिभुज ABC में देखो बच्चों, हम यहाँ पे tan थीटा निकालेंगे, हम बोले थे कि दोनों को तुलना करेंगे। ठीक है, देखो बच्चों क्या करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो बच्चों, पहले हम लोग त्रिभुज ABC, ये वाला छोटा वाला त्रिभुज में देखते हैं। अब त्रिभुज, समकोण त्रिभुज लिख देता हूँ क्योंकि समकोण है। अब समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान देना बच्चों, ये क्या है बच्चों, tan 90 माइनस थीटा हम लोग यूज़ कर रहे हैं, tan थीटा का वैल्यू यूज़ कर रहे हैं। तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, P/B। तो P क्या है, h है, तो h हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले AB लिख देते हैं, AB बाई और BC। ठीक है, जो कि बच्चों बराबर हो जाएगा, यहाँ से आगे देखोगे तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, cot थीटा। क्या होता है, cot थीटा। और ये AB क्या है, h है, और BC क्या है बच्चों 4 है, दिया हुआ है ना। आप देखो समीकरण, इसको हम अगर 1 मानेंगे तो चलो इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं बच्चों। अब हम त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज में देखते हैं पर बच्चों इसी तरह, इसी प्रकार। ठीक है, त्रिभुज ABD में, बड़ा त्रिभुज में। ठीक है, ठीक है, क्या लिखेंगे बच्चों, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू h AB बाई BD। क्या हो जाएगा बच्चों, AB का वैल्यू क्या दिया हुआ है, h, और ABD का वैल्यू 9। इसको हम समीकरण 2 मानेंगे बच्चों। ठीक है, अब आगे क्या लिखेंगे बच्चों, देखो मैंने कैसे कैसे बनाया वैसे ही आप लोग को बनाना है। अब देखिए आगे क्या लिखेंगे बच्चों, आगे हम लोग लिखेंगे समीकरण, ठीक है, 1 और 2 को गुना करने पर, 1 और 2 को गुना करेंगे बच्चों, 1 और 2 को गुना करने पर
क्या हो जाएगा बच्चों, इधर कॉट थीटा लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड गुना हो जाएगा, राइट हैंड चलने वाला राइट हैंड साइड गुना हो जाएगा, h/4 इंटू h/9। और याद करो बच्चों, कोट थीटा इंटू टेन थीटा क्या होता है, ये 1/कोट थीटा, ये 1/tan थीटा ही होता है, याद रखो तुम लोग, ये 1/tan थीटा ही होता है। तो ये दोनों जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो tan थीटा कट के ये 1 हो जाएगा बच्चों, और ये क्या हो जाएगा h²/9 हो जाएगा 36, इतना आ जाएगा बच्चों। इसी को आगे बढ़ाते तुम नीचे लिखना, क्या हो जाएगा बच्चों, h² = 36 हो जाएगा, है ना। तो h = क्या हो जाएगा बच्चों, +-6 हो जाएगा ना, ठीक है। परंतु h की ऊंचाई -6 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। लिखेंगे परंतु h = -6 असंभव है, असंभव है बच्चों, असंभव है, ठीक है। इसलिए मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए मीनार की ऊंचाई 6 मीटर हो जाएगा, इसलिए मीनार की ऊंचाई प्लस वाला लेंगे बच्चों, 6 मीटर होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है बच्चों, देख लो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, बोल रहा है कि एक आपका बेलन है, ठोस बेलन है, और दोनों सिरों से एक अर्धगोला, दोनों अर्धगोला काट के निकाल लिया गया, यहाँ से भी खोद के निकाला गया और यहाँ से भी खोद के निकाला गया। बेलन की ऊंचाई आप लोग को दे रखी है कितना बच्चों, 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर ऊंचा है, और इसकी जो त्रिज्या दिया हुआ है बच्चों, इस अर्धगोलाकार की त्रिज्या जो दिया हुआ है वो त्रिज्या आपको 3.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो आपको पूरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है कि पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, पूरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, मैं एक बार पहले यहाँ लिख देता हूँ, बता दूँ कि बेलन का होगा प्लस दोनों अर्धगोला का होगा, ठीक है। तो जो चीज़ है पहले हम लोग लिखते हैं कि ठोस आकृति का, है ना, ठोस आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, देखो मैं थोड़ा सा ऊपर छूट गया था, देखो देख लो आप लोग, क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों, इसमें सिर्फ बाहर वाला दिख रहा है ना, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है बच्चों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और जो अर्धगोला दिख रहा है बच्चों, उसका भी देखो आधार हट गया है, तो उसका भी हम क्या जोड़ेंगे, सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, उसका भी आधार कट के निकल गया है। तो पहले चित्र में मैंने बताया था कि जब अर्धगोला का ये कट के निकल जाता है तो सिर्फ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, प्लस 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे मैं बना रहा हूँ बच्चों परीक्षा में एकदम वैसे ही बनाना, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट लिखिए, यहाँ पर जो दिया हुआ है लिखते हैं, यहाँ पर दिए गए ठोस बेलन के, ठीक है, आधार की त्रिज्या दिया हुआ है बच्चों, आधार की त्रिज्या लिख लेते हैं, आधार की त्रिज्या क्या है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर, जो कि r के बराबर है, ठीक है। और उसी तरह से बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या दिया है बच्चों, 10 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे ठोस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2πr/h होता है, फॉर्मूला आप लोग को पता होगा। यहाँ लिखिए 2, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 3.5 और h का वैल्यू 10, हम वैल्यू रख दिए बच्चों। 7 से देखो ये 2 बार में कट जाएगा और ये 2 कट जाएगा, क्या आएगा बच्चों, 220 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल है तो स्क्वायर आएगा। अब चलिए हम दोनों अर्धगोलों का निकालते हैं बच्चों, क्या लिखेंगे, ठीक है, निकाले गए अर्धगोलों की त्रिज्या, ठीक है, क्या है बच्चों, r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो निकाले गए दोनों का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, देखिए ध्यान से कि निकाले गए दोनों अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हमने ऊपर बताया था फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है, पिछले क्वेश्चन में आप लोग बताएं, 2 इंटू हो जाएगा 2πr² होता है बच्चों, इसका 2πr² और 2 से गुना आ जाएगा क्योंकि 2 अर्धगोला है, तो क्या हो जाएगा 2 × 2
पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है बच्चों, आर का वैल्यू 3.5 इंटू 3.5 क्योंकि 2 बार है स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये देखो 2 बार में कट जाएगा, 3.5 2 14 और ये 2 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 22 दूने 44, 44 गुने 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों, इसको मैं बता दूं कि 44 तिया कितना होता है, 4 तिया 12, 132, 132 और 22 कितना होता है बच्चों, 132 और 22 154 आएगा बच्चों, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बच्चों किस तरह से मैंने बनाया है, आप लोग उसी तरह से बनाना है, दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, बस इतना ही करना है अतः। ठीक है बच्चों, इसको हम A1 मान लेते हैं, A2 बराबर A2, इसको A1 मान लीजिए। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब क्या लिख देंगे बच्चों, अतः दी गई वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा A1 प्लस A2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 220 प्लस 154, देखो एक 220 आया था यहाँ और इसका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, जोड़ोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसी तरह से बनाना है एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में कि बच्चों एक बेलनाकार आपका एक बर्तन था, उसमें एक अर्धगोले को डाल दिया गया, उसके तली में ये अर्धगोले को डालने के बाद उसके ऊपर शंकु को अध्यारोपित कर दिया गया। ठीक है, आपको दिया गया है बताना है कि इस जो बर्तन का ये जो डाल दिए गए हैं, बाकी जो उसमें अंदर जो चीज़ें डाली गई हैं उसके बाद कितना आयतन बच गया, शेष कितना आयतन बचा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल के इस अर्धगोले का आयतन और इस बेलन का आयतन को इस शंकु के आयतन को बेलन के आयतन से हटा देंगे। तो बेलन के आयतन को निकाल कर अर्धगोले और शंकु के आयतन को उससे हटा देंगे। क्या करेंगे बच्चों, देखो हाइट दिया हुआ है, हमको दिया हुआ है कि इसका रेडियस 60 है, किसका, इसका, तो ये अर्धगोला और बेलन दोनों का 60 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 60 सेंटीमीटर हम यहाँ लिख देते हैं, ये 60 सेंटीमीटर है बच्चों। और ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई आप लोग को बच्चों जो कि शंकु का है वो 120 मीटर हो जाएगा, क्योंकि देखो बच्चों ये 180 दिया हुआ है, ध्यान से सुनना, ये 180 दिया हुआ है, पूरा का पूरा 180 सेंटीमीटर है, 180 सेंटीमीटर। तो ये जब 60 है बच्चों, तो ये कितना बचा, 180 में 60 जाएगा तो 120 बचेगा, तो 120 सेंटीमीटर हो गया शंकु का ऊंचाई। यहाँ तक लिख लेना है, आप लोग को लिख लेना है ये सारी चीज़। ठीक है, 120 इधर हुआ तो इधर 60 बचा, वही मैं लिख दे रहा हूँ। ऊंचाई अर्धगोले का ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर ही होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, देखो लिखना कैसे है यहाँ पर। ठीक है, जो मुझे करना मैंने बता दिया। यहाँ पर लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन, ठीक है, की त्रिज्या कितना दिया हुआ बच्चों, त्रिज्या अभी मैंने बताया आपको, आर मान लेता हूँ कैपिटल आर इसके लिए, बाकी के लिए छोटा मानूंगा, दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई यहाँ पे मान लेता हूँ, ऊंचाई h बराबर, आप लोगों को पूरा एग्जाम में लिखना, मैं डैश दे रहा हूँ, सो आप लोगों को डैश नहीं चलाना है। 180 सेंटीमीटर ऊंचाई भी दे दिया गया है बच्चों। तो आप लोगों को लंबवृत्तीय बेलन का आयतन पता होगा बच्चों, कि आयतन क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं 22/7, आर का वैल्यू आप लोग को भी बताएं 60 लिए हैं, तो 60 गुने 60 हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा 180, और ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा बच्चों। इसको कैलकुलेशन कर लेना बच्चों, मुझे कैलकुलेट कर लिया हूँ, आप लोग को डिवाइड देकर गुना भी करना है तो आप लोग कीजिएगा ये, अगर हो ना सके तो मैं कर भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 6 छक 3600, ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, आप लोग को दिक्कत ना हो, 22/7, 6 छक 3600 और गुने 180 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, इसको क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो चलिए एक बार मैं बता देता हूँ कि तीनों को गुना आप लोग कीजिएगा, आप लोग ये आप लोग का काम है, और 7 से डिवाइड कीजिएगा तो आंसर कितना आता है मैं बता दूँ, 203, ठीक है, 65740 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आ गया बच्चों, ये बड़े वाले का आयतन। तो यहाँ पे V1 इसको मान लेते हैं, बड़े वाले का आयतन को V1। ठीक है, तो ये बड़े वाले का बर्तन का जो बेलनाकार बर्तन है उसका आयतन यहाँ पे मुझे निकल गया है। अब बाकी छोटे जो अर्धगोला है और शंकु उसका निकालते हैं। चलिए, तो यहाँ से पार्ट 2 की ओर हम लोग बढ़ेंगे बच्चों, तो लिखेंगे ठोस के शंक्वाकार, ठीक है, भाग की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर है ना बच्चों, त्रिज्या बराबर
क्या ले लेते हैं, अर्धगोले भाग का, अर्धगोलाकार भाग का, ठीक है, भाग की त्रिज्या यहीं पे ले लेते हैं, अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या, और दोनों को किसके बराबर मान लेते हैं बच्चों, छोटे आर के बराबर, ठीक है। और ये हम लोग को कितना दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों का बराबर है। अब यहाँ से हम देखो बच्चों, ठोस बेलनाकार शंक्वाकार भाग की ऊंचाई हम लोग को पहले भी निकाल लिए थे, 120 है, तो यहाँ लिखेंगे ठोस, क्योंकि इसका भी आयतन निकालना है ना, ठोस शंक्वाकार, ये शंक्वाकार है, ठीक है, भाग की ऊंचाई, इसको छोटा एच मान लेते हैं, और ये रहेगा 120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ठोस का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, ठोस का आयतन, दोनों का आयतन को जोड़ेंगे और उसमें घटाना है, तो ये दोनों को पहले जोड़ेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, इसको V2 मान लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, शंक्वाकार भाग, ठीक है, प्लस अर्धगोलाकार, अर्धगोले लिख देता हूँ मैं, अर्धगोले ब्रैकेट में का आयतन, दोनों का आयतन को मैंने कॉमन लिया है, मतलब वही कहने का मतलब है मेरा, ठीक है। फॉर्मूला बैठाओ बच्चों, क्या होता है इसका, शंक्वाकार भाग का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या होगा बच्चों, 2/3, अर्धगोला है ना बच्चों, तो पाई आर क्यूब। यहाँ से देखो तो 1/3 पाई, 1/3 पाई, यहाँ भी पाई है, ये इंटू है, ये पाई है, ये भी 1/3 है, तो यहाँ से 2 कॉमन, मतलब 1/3 पाई निकल जाएगा, पाई निकल जाएगा, और आर स्क्वायर दोनों से कॉमन निकलेगा, तो कॉमन लेके बनाने आप लोग सीख लीजिए बच्चों। तो क्या होगा आप लोग का 1/3 पाई और आर स्क्वायर बाहर जाएगा बच्चों, और यहाँ से सिर्फ देखो 1/3 पाई और आर स्क्वायर और सिर्फ एच बचा, तो एच लिखेंगे प्लस, अब यहाँ देखो तो ये 2 बच गया, ये गुना है, ये पाई तो निकल गया, आर स्क्वायर भी निकल गया, तो 2 और आर बच गया बच्चों, तो 2 आर अंदर रह जाएगा। समझ में आया कैसे बनाना है, बहुत आसान है बच्चों। अब देखो 1/3 रहने दो, पाई का वैल्यू 22/7 रख लो बच्चों, आर का वैल्यू आप लोग को भी पता है कि 60 लिए हैं, तो 60 गुने 60 रख देंगे बच्चों। एच का वैल्यू कितना लिए हैं, एच का वैल्यू हम 120 लिए हैं बच्चों, और 2 आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 2 गुने 60 होगा ना, 2 गुने 60 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा बच्चों, सेंटीमीटर क्यूब। इसको कैलकुलेट करना बच्चों, ये भी आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। तो 22/7, ये 3 से 20 कट जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गुने 1200, देखो 6 दूनी 1200, ठीक है, और गुना कितना हो जाएगा बच्चों, ये दोनों जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 120 120 240 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको भी गुना करना बच्चों, तो ये कितना आता है मैं बता दूं, 905, और भाग भी देना होगा साथ से, 142.85 सेंटीमीटर क्यूब। ये दोनों मैंने निकाल लिया बच्चों, ऊपर भी निकाला और इसको भी नीचे भी निकाल दिया है मैंने। देखो कैलकुलेटर में बगल में गुना भी करके रखा हूँ, तो ये मैं बता दिया दोनों का कितना आया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, अतः डायरेक्ट लिखेंगे, अतः बेलनाकार बर्तन के शेष, है ना, बचे पानी का आयतन, पानी डाला गया था बच्चों, शेष बचे पानी का आयतन क्या हो जाएगा बच्चों, V1 माइनस V2, ये V2 निकला है ना बच्चों, तो हो जाएगा क्या, V1 माइनस, यहाँ पे रुको बड़ा कर देता हूँ, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 नहीं अच्छे से दिख रहा है तो मैं अच्छे से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है आप लोग के लिए, V1 माइनस V2 अब तो दिखना चाहिए, V1 माइनस V2, तो कितना हो जाएगा बच्चों, V1 कितना आया था देख लो, ये आया था V1 और ये है V2, ये V2 है, तो घटा देते हैं, कितना आएगा, तो घटाने के बाद देखो बच्चों मैं बता दूं कि घटाओगे 203,657.40 माइनस कितना है बच्चों, 905142.85, ये 5 है, ये 5 है यार, 905142.85, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। आप लोग अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है तो ऊपर आप लोग समझ ही सकते क्या है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, ये आपका आ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आएगा आपका 1131,428.55 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कितना है बच्चों, 1131,428.55 सेंटीमीटर क्यूब। इसको बच्चों आप लोग को मीटर क्यूब में बदलना है तो कितना से भागा देना होगा, मैं बता दूं कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में, इधर मैं किनारे में बता रहा हूँ, इसको नहीं लिखना है, 1 मीटर क्यूब में 100 गुने 100 गुने 100
सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो कितना से भाग देना होगा बच्चों, इसलिए है ना 1,1,3,1,4,2,8.55 बटे में 100 गुने 100 गुने 100, ये मीटर क्यूब में बदल जाएगा बच्चों। बराबर कितना आएगा बच्चों, मैं बता देता हूँ 1.131 मीटर क्यूब लगभग। यही आपका इसका आंसर होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 1 मीटर क्यूब का वैल्यू भी लिख दिया हूँ। तो आप लोग को इसी तरह से एग्जाम में बनाना है। तो आज ये वाला क्वेश्चन हो गया, सबसे टफ क्वेश्चन यही था बच्चों। तो आप लोग देख लीजिए किस तरह से मैंने बनाया है, आपको एग्जाम में वैसे ही बनाना होगा। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। चलिए सेकंड को अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखो बच्चों 18 नंबर क्वेश्चन में वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, और आपको माध्य भी दिया हुआ है कितना 62.8 दिया हुआ है। ठीक है, इस x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको पता होगा कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। माध्य का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, याद रखिए सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स यहाँ पे देखो एफ है तो सिग्मा एफ तो निकल जाएगा, लेकिन सिग्मा एफ एक्स निकालने के लिए एक्स पहले लिखना होता है। एक्स क्या होता है, वर्ग चिन्ह होता है जो कि ऊपरी सीमा निचली सीमा को जोड़कर बटे 2 से भाग देते हैं। तो इसका बीच वाला संख्या लिखना है। तो क्या हो जाएगा 0 और 20 के बीच में क्या आएगा 10, 20 और 40 के बीच में क्या आएगा 30, 40 और 60 के बीच में क्या आएगा 50, 20 बढ़ाते जाएंगे वो आ जाएगा 70, 90, 110। ठीक है बच्चों, तो सिग्मा एफ एक्स का भी एक कॉलम बना लेते हैं हम। एफ एक्स के लिए कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, आप लोग के लिए, आप लोग थोड़ा अच्छा से बनाइएगा, मैं यहाँ पे रफ में बना रहा हूँ एफ एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों 10 किससे गुना होगा बच्चों 5 से, सिग्मा एफ एक्स तो 50 हो जाएगा, 8 3 24 240 हो जाएगा, 50 एक्स हो जाएगा बच्चों, ये 12 7 84 840 एक्स हो जाएगा। ठीक है, 840 एक्स। फिर देखो 7 9 63 630 और 11 8 88 880। ठीक है बच्चों, सभी को जोड़ो, ये 240 है ये भी। ठीक है, सभी को जोड़ो, 0 0 इसको नहीं जोड़ना है। ठीक है, ये x नहीं आएगा। ठीक है, ये x मैंने कैसे लिख दिया। ठीक है, देखो जोड़ते हैं 0 0 0 0 0, लास्ट में 0 ही जाएगा। 8 3 11 11, 8 3 11 11 और 4, 11 4 15, 15 4 19, 5 24 के 4, हाथ में 2, 8 6 14, 8 22 23 24 25 26 प्लस 50 एक्स, ये 50 एक्स जो छोड़े थे, ये आपका आ गया सिग्मा एफ बच्चों। ठीक है, ये आ गया सिग्मा एफ एक्स, ये हो गया। और सिग्मा एफ कितना आता है बच्चों, ये यहाँ पे जोड़ देते हैं 8 7 15, 15 12 27, 27 8 35 5 40, 40 प्लस एक्स, ये आ गया बच्चों सिग्मा एफ। ये सिग्मा एफ है, ये सिग्मा एफ एक्स है। मैं कुछ कुछ नंबरों को सुधार देता हूँ ताकि आप लोग को डाउट ना रहे। ये 840 है। ठीक है, तो चलिए हम निकाल लिए हैं। अब हम क्या करेंगे बच्चों, माध्य का फॉर्मूला यूज करेंगे। चूँकि माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आगे बढ़ाएंगे, आप लोग नीचे ही लिखिएगा, अगर लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है। माध्य कितना दिया हुआ है 62.8, क्वेश्चन देखो जाके। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू लिख देंगे और सिग्मा एफ का वैल्यू क्या है 40 प्लस एक्स। ठीक है, तो ये मुझे लग कर दिया बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। अब नीचे चलो, 62.8 गुने क्या हो जाएगा बच्चों 40 प्लस एक्स और इक्वल टू हो जाएगा 26 40 प्लस 50x। ध्यान से देखो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 से गुना होगा तो 628 हो जाएगा और 4 से गुना करना होगा। 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3, 4 दूनी 8, 3 11 के 1, हाथ में 1, 6 चौके 24 1 25 प्लस 62.8x इज इक्वल टू 2640 प्लस 50x। ये उधर जाके घट जाएगा बच्चों x और ये उधर जाके घटेगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों 62.8x माइनस 50x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों 26 40 माइनस 25 12। ठीक है, 25 12 क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखो तो 12.8x हो जाएगा। और ये देखो बच्चों कितना घट के आ रहा है, 10 में 2 गया 8, 4 में गया 3, सॉरी 3 में गया 2 आएगा ना, 3 में 2 1 गया 2 और 6 में 5 गया 1। देखो आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है बच्चों, 10 आंसर आएगा। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 128 बटे 12.8। ठीक है, 12.8, ये हटेगा दशमलव ऊपर 10 जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बच्चों निकला x बराबर 10। तो इस तरह से आपको निकाल लेना है बच्चों, ये आसान क्वेश्चन था। देखो ऐसे बनाना था। ठीक है, देख लो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका माध्यिका निकालना है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ है। ठीक है, मैं एक बात बता दूं बच्चों कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर आप माध्यिका क्यों नहीं बता दे रहे हैं बोर्ड में, बाकी सब तो बता दिए। बच्चों एक ही चीज़ मैं डबल नहीं बताऊंगा बोर्ड में, आप लोग याद कीजिए सेट 1
का पार्ट 2 जाके देख लो, सेट 1 का पार्ट 2 देख लो मैथ का, ठीक है, टर्म 2 का ही, उसमें मैंने निकाल दिया है, ठीक है, बोर्ड में निकाल दिया। और सबको पता होगा कि माध्यमालिका के एक बार प्रोसेस जान जाने के बाद बार बार वीडियो बनाने में कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैंने सीधा सोचा कि कॉपी में बना के आप लोग को बता दूं। तो मैथ का टर्म 1 का सेट 1 का आप लोग पार्ट 2 देख लेना, अगर बोर्ड में देखना है तो माध्यिका कैसे निकाला जाता है। फिलहाल चलिए हम लोग चलते हैं। वर्ग अंतराल और बारंबारता की सारणी दी हुई थी, देख लो ऐसे करके 0 8 8 16 8 8 का गैप में था, 0 8 8 16 16 24 24 32 इस तरह से करके दिया हुआ था। बारंबारता भी दिया हुआ था बच्चों। आपको क्या करना है, सिर्फ संचयी बारंबारता निकालना है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, शुरू वाला का जस्ट रहता है, सेकेंड वाला ये दोनों का सम करके यहाँ लिखते हैं बच्चों। तो क्या हो गया, देखो 10 8 18, फिर देखो ये क्रॉस गुना जुटेगा 18 16 कितना होता है 34, 34 24 58, 58 और 15 73, 73 और 37, 73 और 7 80, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे, हम जो फ्रीक्वेंसी वाला जो ये आया है बारंबारता, इसको हम ऐड करेंगे तो ये 80 के इक्वल ही आना चाहिए, ये लास्ट वाला संचयी बारंबारता के। देखो जोड़ेंगे तो 80 ही आया। अब यहाँ से हम लोग n/2 कैलकुलेट करेंगे बच्चों, इसको n माना जाता है जो लास्ट में आता है। n को 80 लिए बच्चों, तो n/2 से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 40 आया बच्चों, ठीक है। अब 40 आया तो यहाँ ध्यान देना, जो 40 से जस्ट बड़ा है, जो 40 से जस्ट बड़ा है संचयी बारंबारता में ध्यान देना, तो 40 से जस्ट बड़ा ये है, देखो ये वाला जो मैं एरो दे रहा हूँ ये, तो इसको बक्से में बंद करना है। अब बक्से में बंद कर दीजिएगा ऐसे, क्योंकि इसी से सारे वैल्यूज आएंगे। अब देखो यहाँ से क्या क्या वैल्यूज आएंगे, देखो इसके जस्ट पहले वाला को CF माना जाता है, याद रखिए, ठीक है, जस्ट पीछे वाला को। और देखिए इसको CF मान लिए, इसको L मानेंगे, 24 को लोअर लिमिट है ना, जो कि मतलब निचली सीमा है, ये आपका हो गया 24, ठीक है। और आपका देखिए और क्या क्या मानेंगे, H जो है, आप H तो आप लोगों को पता होगा, ये दोनों के बीच में अंतर होता है 8 का, देखो सब जगह 8 का अंतर है, 40 8 48 32 32 8 40 24 8 32। तो देखो सभी चीज़ें यहाँ पे मैंने वही माना है। देखो CF जो माना है मैंने बोला ना 34, जस्ट ऊपर वाला को मानते हैं, जो बक्सा बनाया उसके पीछे वाला को संचयी बारंबारता, ठीक है, याद रखना। L24 बताया था मैंने कि जो बक्सा मैंने बनाया है उस बक्से का ही जो आप लोग का लोअर लिमिट वाला जो है वैल्यू, ये वाला लेंगे लोअर वाला। आगे देखो बच्चों F फ्रीक्वेंसी आप लोग को 24 लेना है, 24 देखो यहाँ पे इसका फ्रीक्वेंसी 24 ही है, इस बक्से का ये F हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो H और CF ले लिए। और माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, देखो ये L + n/2 - CF/F × H, तो क्या हो जाएगा बच्चों 24 हो जाएगा L का वैल्यू। बाकी सभी वैल्यूज पुट कर दीजिए और देखिए डिवाइड करके लाओगे कितना हो जाएगा, ये 44 में 34 गया 6 बचेगा और नीचे 24 रह जाएगा। डिवाइड करोगे 6 चौके 24, 4 बचेगा, 4 दूना 8, ये कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो 26 आपका आंसर आ जाएगा। अतः माध्यिका कितना हो जाएगा बच्चों 26 आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, इसी तरह से आप लोग को बनाना है। एक बार मैं ऐसे दिखा देता हूँ, देखिए आप लोगों को PDF बच्चों टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही मेहनत से बन रहा है बच्चों। वीडियो को लाइक करो और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बच्चों, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद बच्चों।